आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि पीछे हम क्लास 12th में चैप्टर फर्स्ट में पढ़ते चले आ रहे हैं, आवेश के बारे में पढ़ा था, आवेश की प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ी, वैद्युत क्षेत्र पढ़ा। हम पहुंच गए थे वैद्युत बल तक, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको कूलाम बता रहे थे कि दो आवेशों के बीच में एक वैद्युत बल कार्य करता है और उस बल की वैल्यू क्या होती है उसको हम निकाल कैसे सकते हैं, वो बल किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनके चेंज होने से वो बल बदल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलाम का नियम, कई सारे न्यूमेरिकल लगते इससे हैं। अगर इसकी डेफिनेशन को, इसकी थ्योरी को अच्छे समझेंगे तो इसके न्यूमेरिकल भी आपको अच्छा समझाएंगे, क्योंकि इसके जो न्यूमेरिकल होते हैं वो टोटल थ्योरिकल होते हैं और थ्योरी अगर आपको अच्छी आती है तभी आप न्यूमेरिकल की लैंग्वेज को समझ पाएंगे और न्यूमेरिकल को सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखिए कूलाम का नियम। आज जो टॉपिक है वो है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम एनसीईआरटी में इसको कूलम्ब का नियम भी कहते हैं। कूलम्ब का नियम हमने पहले ही आपको बता दिया था कि एनसीईआरटी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी क्लिष्ट टाइप की है। इसको इंग्लिश में लिखा जाता है ऐसे, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलाम का नियम जरा समझिए इसको। हमने इसकी तुलना बताई थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से। क्लास 11th में आप पढ़ के आए हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। वहां न्यूटन ने ये बात प्रूव की थी कि संसार की हर एक वस्तु एक दूसरी वस्तु पर बल लगाती है और ये संसार का सबसे वीक फोर्स होता है, कमजोर बल होता है। इसलिए एहसास या अनुभव नहीं होता है, लेकिन जैसे द्रव्यमान के मान बढ़ते जाते हैं तो ये बल का अनुभव होता है, क्योंकि बल डिपेंड कर रहा था द्रव्यमान पर और दूरी पर। अगर कोई दो पिंड हुआ करते थे, एक m1 द्रव्यमान का पिंड और दूसरा m2 द्रव्यमान का पिंड, और ये अगर एक दूसरे से r दूरी पर रखे होते थे तो इनके बीच में एक गुरुत्वाकर्षण बल काम करता था। वो गुरुत्वाकर्षण बल दो कंडीशन पर डिपेंड रहता है। दो शर्तें इसकी हैं कि ये बल जो है इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती रहता है। इसका तात्पर्य ये था कि अगर द्रव्यमान आपके बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, या तो बढ़ रहे होंगे या घट रहे होंगे, अगर इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों का मान बढ़ता है तो इनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसका मान भी बढ़ता है। अगर इन पिंडों के द्रव्यमान घट जाते हैं, हल्के पिंड हो जाते हैं, तो इनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसका मान भी घट जाता है। एक तो ये डिपेंड करता है किस पर, द्रव्यमानों पर। दूसरी कंडीशन इसकी ये होती है कि ये डिपेंड करता है इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी पर। और कैसे डिपेंड करता है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दूरी के साथ घटता तो है ही है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब घटता है। अगर दूरी बढ़ेगी तो बल घट जाएगा, दूरी घटेगी तो बल बढ़ जाएगा। ये व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ हो गया। अब स्क्वायर में घटता है, मतलब अगर दूरी आप इस पिंड के बीच की दुगनी कर देते हो तो अब पहले से बल 2 का स्क्वायर 4, यानी अब 4 गुना बल पहले से घट जाएगा। अगर ये दूरी आप 3 गुनी कर देते हो इन दोनों पिंडों के बीच की और दूर ले जाते हो तो 3 का स्क्वायर 9, तो बल अब 9 गुना पहले से घट जाएगा। यानी जैसे दूरी बढ़ती जाएगी पिंडों की, उसी के स्क्वायर में आपका बल का मान घटता जाएगा। यानी दो पिंडों के बीच दूरी बढ़ने से बल बहुत तेज घटता है, और अगर दो पिंड पास में आते हैं तो ये बहुत तेजी से बल बढ़ता है, स्क्वायर में बढ़ जाता है। तो ये बात थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की। इन दोनों कंडीशनों को न्यूटन ने एक साथ लिखा तो बना F इज प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहां जब प्रोपोर्शनल आया न्यूटन ने तो यहां पर एक कांस्टेंट आया g, कैपिटल G इसको बोलते हैं, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये फार्मूला बन के तैयार हुआ दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का। जी एक कांस्टेंट है, इसको हम नियतांक कहते हैं हिंदी में,
अगर इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो निकल के आएगा नियत धन अंक, यानी एक ऐसा अंक जिसका मान सदैव नियत रहता है, फिक्स रहता है, जो कभी मान चेंज नहीं होता है। और इसके लिए इसका जो मान न्यूटन में बताया वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मात्रक इसका था न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर। ये कैपिटल जी की वैल्यू थी, इसका नाम था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये क्लास 11 की वैल्यू बात थी। यहाँ जी का मान रख देंगे इस जगह पर, m1 पहले पिंड मान रख देंगे, m2 दूसरे पिंड मान रख देंगे, दोनों के बीच दूरी रख देंगे, इनके बीच लगने वाले बल का मान प्राप्त हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग अब हम बात करते हैं कूलाम के नियम, सेम इसी अकॉर्डिंग देखिए ध्यान से। कूलाम ने क्या किया? कूलाम ने, जैसे न्यूटन ने आपके दो पिंड लिए थे m1 और m2 द्रव्यमान के, न्यूटन ने ठीक इसी प्रकार से दो आवेश ले लिए। मान लो पहला आवेश q1 है और दूसरा आवेश q2 है, और इनके बीच की जो इनके केंद्रों से केंद्रों के बीच दूरी है, लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर, जो इनके सेंटरों को लाइन ज्वाइन कर रही है, मिलाने वाली रेखा है इनके केंद्रों को, उनके बीच की दूरी r है। यानी हमें जो दूरी लेनी होगी वो एक आवेश के केंद्र से दूसरे आवेश के केंद्र तक। और हम पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी, तो ये दोनों आवेश कैसे होंगे? स्थिर होंगे। दूसरी चीज क्या है कि हमने बताया था यहाँ पर जो बात करेंगे आवेशों की, वो बिंदु आवेशों की बात करेंगे, यानी दूरी की तुलना में इनके आवेश के मान बहुत सूक्ष्म होंगे, सिंगल आवेश होंगे। अब हमें पता है कि अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हुए, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो इनके बीच हम जानते हैं जो बल की प्रकृति होती है वो होती है प्रतिकर्षण। कैसा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अगर इनकी प्रकृति हम बदल देते हैं, एक प्लस दूसरा माइनस, तो ये विपरीत प्रकृति के हो जाएंगे। अब इनके बीच जो बल की प्रकृति होगी वो हो जाएगी आकर्षण। अब यहां पर किसी प्रकृति का आवेश हो, या तो आकर्षण बल लग रहा होगा या प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा, लेकिन बल अवश्य लग रहा होगा। ये डिपेंड करेगा आवेशों की प्रकृति पर कि बल आकर्षण है या प्रतिकर्षण है। हमने मान लिया अभी दो आवेश हैं और इन दोनों पर आवेश की मात्रा q1 और q2 है और इनके बीच की जो दूरी है वो r है। इस पर एक्सपेरिमेंट किया कूलाम ने, तो यहां भी देखा जो इनके बीच वैद्युत बल काम कर रहा था वो भी दो राशियों पर डिपेंड करता है, एक तो इनके आवेशों की मात्राओं पर और दूसरे इनके बीच की दूरी पर। कैसे डिपेंड करता? ठीक इसी प्रकार से इन्होंने कहा, पहली कंडीशन बताई कि जो बल है वो इन दोनों आवेशों के, कौन कौन आवेश? q1 और q2, इन दोनों आवेश जो मात्राएं हैं, इनके मान हैं, इनके गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब बता चुके हैं कि अगर आवेश के मान बड़े हो गए तो बल का मान भी इनके बीच का बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ेगा वैसे वैसे बल का मान बढ़ता जाएगा, आवेश का मान घटेगा वैसे बल का मान भी घटता जाएगा। और इनके जो बीच की दूरी होती है इस पर भी डिपेंड करता है ये बल। दूरी क्या डिपेंड करता है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक इसी प्रकार से यहां से, यानी दूरी के साथ बल घटता है। जैसे दूरी घटेगी बल का मान भी घटता जाएगा, दूरी बढ़ेगी स्क्वायर में बल बढ़ता जाएगा। तो इन दोनों अगर आवेशों को, इन दोनों अगर शर्तों को एक साथ लिखा जाए, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को जब संयुक्त किया, एक साथ लिखा कूलाम ने, संयुक्त करने पर तो वैल्यू निकल के आई F इज प्रोपोर्शनल q1 q2 अपान r स्क्वायर। अब यहां भी प्रोपोर्शनलिटी हटाई थी, तो जैसे यहां प्रोपोर्शनल हटाया था तो कांस्टेंट आया था, यहां भी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा, कहीं भी आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे कांस्टेंट आएगा। यहां कांस्टेंट लाए न्यूटन के, सॉरी कूलाम के, और q1 इंटू q2 अपान r स्क्वायर, ये बल लिख दिया उन्होंने। यहां से डेफिनेशन बना दी, क्या कि अगर कोई भी दो बिंदु आवेश हैं और उनके बीच अगर वैद्युत बल कार्य करता है तो उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती
तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या नियम बन गया कूलाम का? कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम बना। अब इसको वैल्यू निकालने क्या किया, जो कांस्टेंट था उन्होंने इस कांस्टेंट का मान रखा वायु और निर्वात के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10 घाते 9। चूंकि नियतांक है और नियतांक वो होता है जिसका मान हमेशा नियत रहता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन वैल्यू कितनी आ गई? 9 गुणा 10 घाते 9। यानी इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी ले सकते हैं कि F बराबर K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/R²। ये आ गया कूलाम के नियम से बल का फार्मूला। यहां 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान हमेशा रहेगा 9 गुणा 10 घाते 9। आवेश ही कुछ भी हो जाए, आवेश के मान हमेशा बदलते रहेंगे, कभी कुछ आवेश होगा कभी कुछ और आवेश हो जाएगा, बीच की दूरी भी चेंज होती रहेगी, लेकिन इस कांस्टेंट का मान कभी चेंज नहीं होगा। आवेश कुछ भी हो, दूरी कुछ भी हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणा 10 घाते 9 ही रहेगी। यानी अगर इसका मान यहां रख दिया जाए 9 गुणा 10 घाते 9 तो बचेगा Q1 इंटू Q2/R²। इस फार्मूले में वैल्यू रख के हम बल का मान निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल बता दें कि मान लो किसी ने कह दिया कि एक 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है और एक -2 माइक्रोकूलाम का आवेश है और इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। कहते अब बताओ इनके बीच कितना वैद्युत बल कार्य कर रहा है। तो हमारे पास Q1 और Q2 आवेश के मान है, इनके बीच दूरी R का मान है। देख लेते हैं। Q1 आपका है 5 माइक्रोकूलाम, जबकि हम आवेश का मात्रक पढ़े हैं कूलाम, तो यहां से माइक्रो डालेंगे। तो जब आवेश पढ़ाया था वहां बताया था कि एक माइक्रोकूलाम में होते हैं 10 घाते -6 कूलाम, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 10 घाते -6, क्योंकि माइक्रो को हटा दिया। दूसरा आवेश Q2 है, ये हो जाएगा 2 माइक्रोकूलाम, इसका माइक्रो डालेंगे तो 2 गुणा 10 घाते -6 कूलाम। माइनस चिन्ह क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें पता है ये अगर प्लस का चार्ज है और ये माइनस का चार्ज है तो केवल इनकी प्रकृति बदलेगी, बल के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ये बल ये प्लस का है, ये माइनस का आवेश है, तो इनकी प्रकृति है बल की आकर्षण, क्योंकि हमें पता है विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य हमेशा आकर्षण बल कार्य करता है। अब इनके बीच दूरी जो है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर। यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो कूलाम है ये आवेश का SI मात्रक है, SI यूनिट है, तो दूरी का भी हमें SI मात्रक लेना पड़ेगा। यानी सेंटीमीटर को हटा करके हम SI यूनिट क्या बनाएंगे? मीटर बनाएंगे। तो इसके लिए हम पढ़े होते हैं पीछे कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 घाते -2 मीटर। तो यह 0 से घात यहाँ पे कम हो जाएगा तो बच जाएगा 2 गुणा 10 घाते -1 मीटर। ये क्या है? इनके बीच की दूरी। ये सारी वैल्यू यहाँ रख देते हैं फार्मूले में। तो यह बराबर 9 गुणा 10 घाते 9, Q1 का मान है 5 गुणा 10 घाते -6, Q2 का मान है 2 गुणा 10 घाते -6 डिवाइड बाई R², क्योंकि R का स्क्वायर है और R की वैल्यू कितनी है? 2 गुणा 10 घाते -1, तो 2 गुणा 10 घाते -1 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। अब वैल्यू निकालते हैं इसकी। ये हो जाएगा 9 गुणा 10 घाते 5 तो 10 हो जाएगा। जरा घाते देखिए, ये 6 माइनस किए मैंने 6 12 9 घट जाएंगी -3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4, घात पर घात का गुणा 10 घाते -2, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 में 8 एक बचा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कुछ भी हो जाए 2 पॉइंट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। गुणा घाते कोई 2 ऊपर जाएंगे तो 2 1 3 ही हो जाएंगे, 3 खत्म हो जाएंगे, यानी जो बल आएगा वो 2.25 न्यूटन।
इस प्रकार से हम दो आवेशों के बीच बल निकाल सकते हैं। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, एक एग्जाम्पल तौर बताया है कि आप दो आवेशों के बीच बल कैसे निकाल पाएंगे। चलिए, तो ये है बल का बेसिक फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो आप न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ रहे थे, ये वाला, ये जो नियम है, इसमें विशेषता यह है कि ये किसी माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब अगर ये दोनों पिंड आपके कहीं भी रख दिए जाएं, हवा में रख दिए जाएं, जल में रख दिए जाएं या अन्य किसी माध्यम में रख दिए जाएं, तो इस बल के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो कूलाम का नियम यह है, इसमें क्या है, ये बल माध्यम पर भी डिपेंड करता है। अगर इनके बीच का माध्यम बदल जाएगा तो इनके बीच में लगने वाले वैद्युत बल का मान भी बदल जाता है। अगर ये माध्यम पर डिपेंड करता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए क्या हो जाता है कि जो बल का फार्मूला है कुछ ऐसे लिखा जाता है, F बराबर, ऊपर लिख देते हैं, यदि माध्यम का परावैद्युतांक K हो, जो माध्यम है उसकी वैल्यू हम कहते हैं K लेते हैं, K हो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/4πε0 K, यहाँ आ जाएगा। ये ε0 की पूरे माध्यम के लिए, इसको हम परावैद्युत की वैद्युतशीलता भी कहेंगे, अभी आगे बताएंगे। E बराबर होता है ε0 के। अगर पूरा ना लिखना चाहें तो इसको आप ऐसे रखते हैं, F बराबर 1/4π केवल एप्सिलॉन। जब नॉट था तो केवल वायु थी और आवेश उसके Q1 × Q2 अपान r²। ये है किसी माध्यम के लिए बल का फॉर्मूला, या इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, Q1 Q2 अपान r²। ऐसे लिखा जा सकता है कि 1/4π एप्सिलॉन, केवल एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, नॉट लग गया तो माध्यम यानी वायु का बन जाएगा। जैसे इसी में लिखते हैं हम वायु अथवा निर्वात के लिए, निर्वात समझते हैं वैक्यूम, जहां कोई माध्यम ना हो, वायु अथवा निर्वात के लिए जो ये माध्यम K आया है, इस K की वैल्यू हर माध्यम के लिए अलग अलग होती है। वायु के या निर्वात के माध्यम के लिए K का मान 1 होता है। जल में जाओगे इस K का मान 81 हो जाएगा, अन्य किसी माध्यम में जाओ K का मान बदल जाएगा। हर माध्यम के लिए K का मान अलग अलग होता है। ये K का क्या है, मतलब माध्यम का परावैद्युतांक। अगर यहाँ K का मान आप 1 रख देते हैं तो ये फॉर्मूला वायु या निर्वात के लिए बन जाएगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2 अपान r²। दोनों में K का फर्क है, यानी अगर आप माध्यम में हो तो ये फॉर्मूला है, वायु में हो तो ये माध्यम। क्या फर्क आ जाएगा, अगर इस बल को हम F डैश कह लें, इस बल को, और इसको F कह लें, ये वायु के लिए है बल, वायु के लिए या निर्वात के लिए, और ये किसके लिए है, माध्यम के लिए है। तो इन दोनों रिलेशन क्या है, अगर दोनों को हम डिवाइड कर दें, F डैश अपान F कर दें, तो आप क्या पाएंगे, ये वैल्यू डिवाइड बाई ये वैल्यू, इस वैल्यू को मान रखेंगे, कितना है 1/4πε0 K Q1 × Q2 अपान r² डिवाइड बाई F की वैल्यू 1/4πε0 Q1 × Q2 अपान r²। ये पूरा टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो F डैश अपान F बराबर 1/K। तो यहां से क्या निकलेगा, F बराबर या F डैश बराबर, ये F ऊपर चला जाएगा, F/K। यानी माध्यम का जो बल है वो वायु वाले बल का K भाग हो जाएगा। K का भाग कर दो जो वैल्यू, तो वो बल आपका माध्यम वाला आ जाएगा। ये वायु का बल F है, उसमें K की वैल्यू को भाग कर देंगे, माध्यम की वैल्यू बल की प्राप्त हो जाएगी। तो ये माध्यम के लिए बल है और ये वायु के लिए बल है, यानी ये बल माध्यम पर भी निर्भर करता है। और क्या है, दूसरी बात देखिए, जो आपका न्यूटन का नियम था उसका फॉर्मूला था F बराबर Gm1 m2 अपान r²। इस न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण में और कूलाम के नियम में कुछ समानताएं भी हैं और कुछ असमानताएं भी हैं।
समानताएं क्या हैं कि देखिए दोनों बल जो हैं दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हैं, यानी ये दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। कौन कौन नियम? कूलाम का नियम और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। ये दोनों क्या करते हैं? व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। दूसरी समानता क्या है? इनके जो बल होते हैं वो केंद्र से केंद्र के बीच में कार्य करते हैं, यानी संरक्षी बल होते हैं। संरक्षी बल आपने कक्षा 11 में पढ़ा हो, कंजर्वेटिव फोर्स। इनमें जो बल होता है, जो किसी वस्तु को हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, तो किया गया कार्य जो होता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है, केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं? संरक्षी बल हैं। तो ये दोनों संरक्षी बल है और केंद्रीय बल भी हैं। ये सेंटर के बीच में काम करते हैं। ये भी एक केंद्रीय बल है, ये भी एक केंद्रीय बल है और ये भी एक केंद्रीय बल है। ये दोनों में समानताएं हैं। इसको दोबारा लेकर समझाते हैं। देखिए ऐसे सारी समानताएं और समानता देख लीजिएगा। कूलाम का नियम पढ़ा भी आपने और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम देखा। दोनों में फर्क क्या है? देखिए इसका जो फॉर्मूला था वो था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला था वो F बराबर Gm1 m2 अपान R स्क्वायर। ये दोनों बल के फॉर्मूले हो। समानता क्या है? जरा समानता की बात करते हैं हम। समानता, पहली समानता इनकी ये है कि ये दोनों केंद्रीय बल हैं। दोनों कैसे बल हैं? केंद्रीय बल। ये संरक्षी बल भी हैं। बताया कि संरक्षी बल क्या होता है। दूसरी समानता क्या है? ये दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। और क्या समानता है? कुछ और भी समानताएं इसमें हो सकती हैं, जैसे कि ये मान लीजिएगा इसमें भी एक कांस्टेंट बदलता है और इसमें भी कांस्टेंट बदलता है। ये असमानता हो गई इसकी। अगर समानताओं में आप जाएंगे, अगर असमानता की बात की जाए कि दोनों बलों में असमानता क्या है, तो देखिए पहली असमानता इसकी ये है कि ये जो बल है ये माध्यम पर डिपेंड करता है और ये माध्यम निर्भर नहीं करता है। ये माध्यम पर निर्भर करता है और ये क्या करता है? ये वाला नहीं निर्भर करता है। कौन? न्यूटन का नियम। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो माध्यम पर डिपेंड नहीं करता। कुछ भी माध्यम हो बल वही रहेगा। यहां माध्यम लोगे बल बदल जाएगा। दूसरी समानता क्या है? इस बल की प्रकृति दो हो सकती हैं। आकर्षण, अगर समान प्रकृति के आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण, विपरीत प्रकृति के होंगे तो प्रतिकर्षण। आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होते हैं। और इसमें क्या होता है? इस वाले में सिर्फ और सिर्फ आकर्षण ही होता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में हमेशा दो पिंडों के बीच आकर्षण ही होता है, कभी प्रतिकर्षण नहीं होता है। यहाँ आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ये बात डिपेंड करती है बल के आवेश या जो भी पिंड हैं उनके प्रकृति पर। तो ये इनकी क्या है? असमानताएं हैं। और इस प्रकार से ये है
आपका कूलाम का नियम और ये है न्यूटन का नियम। दोनों के कांस्टेंट मानों में भी अंतर है, ये भी आपके सामने समानता है। तो इस प्रकार से आप कूलाम का नियम समझ चुके होंगे। यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R। इसमें ε0 क्या आता है तो इसको भी आपको जानना जरूरी है। इसको हम कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका नाम क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। अभी इसके बारे में समझाएंगे क्या होती है निर्वात की वैद्युतशीलता। जरा देखिए, हमने कूलाम के नियम में पढ़ा F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/R²। ये बल का फार्मूला है वायु के लिए। अगर माध्यम है तो K और लग जाएगा, माध्यम अगर है तो K है और K का मान दिया होता जो भी प्रश्न में होगा। अब इस बल से हम निकाल सकते हैं क्या? दो आवेशों के बीच का बल। एक बात और समझनी है कि अगर ये Q1 आवेश है और ये दो Q2 आवेश दूसरा है, 20 दूरी R है। ध्यान समझना, ये बात हम क्या बता रहे हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनके बीच जो बल कार्य करेगा, अगर ये इस आवेश पर बल लगा रहा है तो ये आवेश भी इस पर बल लगा रहा है। बल हमेशा कभी सिंगल होता नहीं है, बल हमेशा जोड़े के साथ होता है। दो बल होते हैं, हमेशा जोड़े में होते हैं। जैसे क्रिया प्रतिक्रिया आपने पढ़ा होगा 11th में कि अगर हम एक बॉल लें और दीवार पर फेंक के मारते हैं तो दीवार पर जाकर गेंद क्रिया करती है, बल लगाती है। ठीक उतना ही बल दीवार उस गेंद पर बाहर की ओर प्रतिक्रिया करती है, दिशा अपोजिट जाती है, लेकिन प्रतिक्रिया बल लगता है, क्रिया प्रतिक्रिया। तो बल हमेशा पेयर में रहता है, जोड़े में रहता है। तो जैसे जितना बल ये इस पर लगाएगा उतना ही ये बल इस पर लगाएगा। यानी अगर ये पहला पिंड है और ये दूसरा पिंड है तो इसके द्वारा जो बल लगाया जाएगा तो ये बल हो जाएगा F1 1 द्वारा 2 पर लगाया गया बल। जब ये 2 है तो ये भी इस बल लगाएगा तो ये हो जाएगा F2 ये दोनों बल हमेशा परिमाण में समान होंगे, बस डायरेक्शन में अपोजिट हो सकते हैं। F2 ये डायरेक्शन अपोजिट हो सकते हैं, एक भी डायरेक्शन में होते हैं। अगर आकर्षण है तो एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, प्रतिकर्षण होगा तो अलग डायरेक्शन में हो जाएगा। इस कंडीशन पे अगर यहाँ पर दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं तो यानी इन दोनों बल का मान समान रहता है। जितना ये इस पर बल लगाएगा उतना ये इस पर बल लगाएगा। इस पर लगने वाला बल F1 और इस पर लगने वाला बल F2 दोनों परिमाण में हमेशा बराबर रहेंगे। यानी अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि एक आवेश आपके पास, जो आवेश दिए गए हैं इन आवेशों का अनुपात 1:4 है तो इनके बीच लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा? बलों का अनुपात क्या होगा? अब देखिए, आवेशों का अनुपात 1:4 है और बलों का अनुपात पूछ रहा है। नहीं, एक अगर आवेश 1 माइक्रो कूलाम का है या कूलाम का है तो दूसरा 4 माइक्रो कूलाम का है। इन दोनों के बीच बलों का अनुपात पूछ रहा है तो जितना बल ये इस पे लगाएगा उतना ये बल इस पे लगाएगा। यानी जो F1 आएगा बराबर F2 आएगा। और जब इनका उसको मान लो आप क्या F मान लो। अगर आप अनुपात निकालने आओगे तो F1 बटे F2 बराबर उसका मान भी F है और इसका मान भी F है। दो अनुपात रो क्या जाएगा? 1:1। यानी बल हमेशा F1 अनुपात F2 आपको क्या मिलेगा? 1:1। ये नियम, ये समानता न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में भी थी कि अगर दो द्रव्यमान है, दो पिंड हैं, जितना एक पिंड दूसरे बल लगाएगा दूसरा वाला पिंड भी पहले पिंड पर बल लगाएगा। दोनों के बलों का अनुपात बराबर आएगा। ठीक है, हमेशा दो पिंडों के भी जो बलों का अनुपात होगा वो 1:1 होता है। ये बात आप याद रखेंगे। तो कूलाम का नियम आप तैयार कर लीजिएगा। अब आगे वीडियो में आपको हम F0 के बारे में बताएंगे और इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने वो बताएंगे।